हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में हमारी जो बुक एसएसटी उसका जो चैप्टर हमारा चल रहा था जुडिशरी वाला, और उसको हम आगे रीड करेंगे। सो चैप्टर नंबर 5 निकालेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 5 है आपका, और पेज नंबर है ये आपका 54। पेज नंबर 54 पे आप निकालेंगे जुडिशरी, और इसका जो हमारा पार्ट हो गया था, इसमें हमने व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इससे भी हमने कर लिया था। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक हमने ये पी कर लिया था। एंड उसके बाद में हमने इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस जो लीगल सिस्टम की, यानी कि जो विधि व्यवस्था की जो विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है, उनके बारे में भी हमने जान लिया था। उसमें क्रिमिनल लॉ था और सिविल लॉ था। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या सब अदालत जा सकता है। डज एवरीवन, क्या हर व्यक्ति एक्सेस यानी पहुंच सकता है टू द कोर्ट्स में, या यूं कहें कि क्या हर कोई व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। इन प्रिंसिपल सिद्धांततः इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स, जो सभी व्यक्ति है ऑफ इंडिया, भारत के, कैन एक्सेस द कोर्ट्स, वो अदालत की शरण में जा सकते हैं। इन दिस कंट्री, इस देश में, कि भारत के जो सभी नागरिक हैं वो देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, और इसका अर्थ यह है कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट, प्रत्येक नागरिक के पास में एक अधिकार है टू जस्टिस, न्याय पाने का, थ्रू द कोर्ट्स के माध्यम से, यानी कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। एज यू रीड अर्लियर, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है या पहले पढ़ा है, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, कि जो कोर्ट्स होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो मूलभूत जो अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट करने में, उनकी रक्षा करने में ये जो कोर्ट्स होते हैं अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इफ एनी सिटीजन बिलीव, यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है, ऐसा वो बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं, दैट देयर राइट्स, उनके जो अधिकार हैं, आर बीइंग वायोलेटेड, उनका उल्लंघन हुआ है, देन तब दे कैन अप्रोच द कोर्ट, तो वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, टू बी डन, यानी कि न्याय के लिए। यदि अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। वाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, और अदालत की जो सेवाएं हैं, जो अदालत है, वो भी क्या है, सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में एक्सेस टू द कोर्ट्स has always been difficult for a vast majority of the poor in India, लेकिन भारत में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल होता है ना। Then they can approach the court for justice to be done while the courts are available for all. In reality, वास्तविकता की बात करें, वैसे तो कोर्ट्स जो होते हैं सभी के लिए उपलब्ध होते हैं,
लेकिन अगर यदि वास्तविकता की बात करें, रियलिटी की बात करें, पहुंच के बारे में, कोर्ट में पहुंचने के बारे में या कोर्ट की शरण के बारे में, तो हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, ये हमेशा से ही मुश्किल रहा है फॉर ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर, यानी जो गरीब लोग हैं बहुत अधिक संख्या में इन इंडिया, भारत में, तो उनके द्वारा उनकी पहुंच बहुत दूर रही है, अर्थात वो लोग कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं। लीगल प्रोसीड्यूर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। लीगल प्रोसीड्यूर्स, अब ये जो लीगल प्रोसीड्यूर्स है, यानी कि ये जो कानूनी प्रक्रिया है, ये जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, लीगल प्रोसीड्यूर्स जो होती हैं, इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, इसमें अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, कि ये जो कानूनी जो प्रक्रियाएं होती हैं इनमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारी जो पेपर वर्क है, जो कागजी कार्यवाही होती है, और इसमें काफी कुछ समय भी लगता है। फॉर द पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए, हु कैन नॉट रीड, जो कि पढ़ नहीं सकता, हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, जिसका परिवार निर्भर होता है एक डेली वेजेस के ऊपर, यानी दिहाड़ी मजदूरी पर, रोजाना की मजदूरी पर। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट, कि उनके लिए ये जो विचार है कोर्ट में जाने का, टू गेट जस्टिस, न्याय पाने के लिए, ऑफन सीम्स रिमोट, यह अक्सर मतलब बहुत दूर प्रतीत होता है, रिमोट प्रतीत होता है, अर्थात उनके लिए कोर्ट में जाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए काफी सारा पैसा और कागजी कार्यवाही, काफी सारा पैसा चाहिए होता है, काफी सारी कागजी कार्यवाही होती है, और इसके अलावा इसमें टाइम भी बहुत लगता है। अब जो व्यक्ति बहुत गरीब है वो रोजाना कमाता है और रोजाना खाना खाता है, रोज कमा के रोज खाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी सारी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इन रेस्पॉन्स टू दिस, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में, 1980 के दरमियान, इन रेस्पॉन्स टू दिस, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में, 1980 के दशक में, डिवाइस अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उन्होंने एक जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की। जनहित, एक पब्लिक यानी जनहित, जो एक लिटिगेशन थी, जो याचिका थी, उसकी व्यवस्था की या उसकी व्यवस्था विकसित की, और इसी को क्या कहते हैं? PIL, इट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन, जनहित याचिका। टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, न्यायालय में पहुंच के लिए, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं न्यायालय में पहुंच सके। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज whose rights were being violated. It allowed any individual. अब जो इसमें न्यायालय था, जो जस्टिस था, उसने इट अलाउड एनी इंडिविजुअल, उसने किसी भी व्यक्ति को, एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को, है ना, अनुमति दे दी, अलाउ कर दिया टू फाइल अ PIL, कि वो एक जनहित याचिका लगा सकता है इन द हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग
वायोलेटेड, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके लिए जनहित याचिका दायर करने का अधिकार उनको जो कोर्ट है उसने दिया। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस्ड टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, कि जो न्यायालय है उसने जो लीगल प्रोसेस है यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी कि उसको बहुत ही सरल बना दिया है। एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, और यहां तक कि जो एक लेटर या फिर कोई भी टेलीग्राम, यहां तक कि जो कोई पत्र या टेलीग्राम जो कि न्यायालय के नाम भेजे गए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पते पर भेजे जाते हैं, जो भेजे जाते हैं ना, तो उनको भी ट्रीटेड एज अ PIL, उनको भी जनहित याचिका माना जा सकता है। वापस एक बार देखेंगे, देखिए इसे, द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, कि ये जो अदालत है उन्होंने जो लीगल प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको बहुत ही अधिक सिंप्लीफाइड किया है, उसको बहुत ही सरल बना दिया है। एंड इवन ए लेटर, और यहां तक कि एक जो पत्र है, एक जो लेटर है और जो टेलीग्राम है, एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, यदि उसको सुप्रीम कोर्ट के पते पर या हाई कोर्ट के पते पर भेज दिया जाता है तो उसे भी PIL के रूप में माना जाएगा या PIL के रूप में माना जाता है, अर्थात जनहित याचिका के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआती वर्षों में PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस, जो इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआती वर्षों में PIL वॉज यूज टू सिक्योर, PIL के माध्यम से यूज टू सिक्योर जस्टिस, PIL के माध्यम से जो न्याय दिलाया गया। ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, बहुत सारे मुद्दों पर, सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स, जैसे कि जो बंधुआ मजदूर थे, जो बॉन्डेड लेबर्स थे, उनको अमानवीय जो कार्य की परिस्थितियों से, एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, और इसके अलावा जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको मुक्त करवाने के लिए बिहार में जो कैदी थे उनको मुक्त करवाने के लिए, हु हैड बीन केप्ट इन जेल, कि जिनको जेल में रखा जा रहा था, इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट, कि जबकि उनकी जो पनिशमेंट थी, जो सजा थी, पूरी हो चुकी थी, उसके बाद में भी जो कैदी थे उनको बिहार की जेलों में रखा जा रहा था। एक बार इसे वापस हम समझेंगे। देखिए कि ये जो शुरुआती बात करें कि जब ये PIL लागू किया गया था, PIL अप्लाई किया गया था, उस समय इसका जो यूज है काफी सारे लोगों को काफी सारे मुद्दों पर न्याय दिलाने के लिए किया गया था। और जैसे कि जो बंधुआ मजदूरी, जो अमानवीय कृत्यों की परिस्थितियों की जो बंधुआ मजदूरी थी, उससे लोगों को मुक्ति दिलाई गई। एंड सिक्योरिंग द लीडर्स रिलीज ऑफ प्रिजन्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल, और ऐसे बहुत सारे कैदी जिनको बिहार में उनकी सजा पूरी होने के बाद में भी जेल में रखा जा रहा था। तो ऐसे जो लोग थे उनको मुक्त करवाने के लिए भी PIL जनहित याचिका को काम में लिया गया। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट द मिड डे मील, की जो मिड डे मील है, दोपहर का जो भोजन है, दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव, कि जो अब बच्चों को मिलता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी जो सरकारी और सहायक सरकारी जो स्कूल हैं उनके अंदर, इज बिकॉज ऑफ ए PIL, क्या ये भी वाकई में जनहित याचिका के कारण ही है?
इट मीन्स कि सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है यानी सहायक सरकारी जो स्कूल्स हैं, उनमें जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को, वो भी क्या इसी PIL यानी कि जनहित याचिका के तहत है या जनहित याचिका के तहत मिलता है। सी द फोटोज ऑन द राइट। अब आपको यहाँ पर ये जो फोटोज आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल में और खाना खा रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं इसमें बंधुआ मजदूरी के बारे में, और ये सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर बच्चे स्कूल में खाना खा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट। और इनके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जो फोटो 1 है उसमें बताया गया है कि इन 2001, बात 2000 की है, द ड्रॉट इन राजस्थान एंड उड़ीसा मींट दैट मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। कि बात 2001 की है जब राजस्थान के अंदर और उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ी संख्या में सूखा पड़ा। दैट मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, कि लाखों लोगों को खाने की कमी हुई या खाने की कमी का सामना करना पड़ा। तो ये जो हमारा फर्स्ट ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर है, ये इस चीज की जो हालत है उसको बताती है। कहां पर? राजस्थान में और उड़ीसा में भयंकर 2001 में एक सूखा आया था, सूखा पड़ा था और लोगों को पर्याप्त रूप से खाना भी नहीं मिला था। सेकंड जो फोटो है हमारी, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं और ये कुछ सैक्स है, कुछ बोरे हैं जिनको कुछ उठा रहे हैं। मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन, ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स। अब ये जो सेकंड फोटो है वो आपको क्या बता रही है कि एक फोटो, फर्स्ट जो फोटो थी आपको उसमें बता रही है कि राजस्थान में उड़ीसा में बहुत सा सूखा पड़ा और लाखों लोगों को खाने की कमी हुई। इसी दरमियान मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन्स, की गवर्नमेंट के जो गोदाम थे, वर फुल ऑफ ग्रेन, वो अनाजों से भरे हुए थे। ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स, और यहां तक कि ये जो गोडाउन्स में जो अनाज भरा हुआ था उनको चूहों के द्वारा खाया जा रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोडाउन्स में काफी सारा अनाज भरा हुआ था। एक तरफ तो जहां पर राजस्थान में उड़ीसा में सरकार जो सूखा पड़ रहा था, और दूसरा यहाँ पर जो सरकारी गोडाउन्स थे वहां पर अनाज भरा पड़ा हुआ था जिसे चूहे खा रहे थे। इन दिस सिचुएशन, और इस स्थिति में, ऑफ हंगर अमिडस्ट प्लेंटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज और PUCL filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food. The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. In this situation of hunger amidst plenty and organization, in this situation, इस परिस्थिति में ऑफ हंगर अमिडस्ट प्लेंटी, इतनी अधिक मात्रा में जो हंगर थे, जो भूखे लोग थे, उनके लिए एन ऑर्गेनाइजेशन की एक संगठन कॉल्ड, जिसका नाम था पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, और इसका शॉर्ट में नेम है PUCL यानी कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी नाम की जो एक संस्था थी, उसने एक PIL यानी जनहित याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। इट स्टार्टेड दैट, और इट स्टेटेड, इसने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है टू लाइफ यानी जीवन जीने का, राइट टू लाइफ गारंटीड, जो मौलिक अधिकार है जीवन जीने का, आर्टिकल 21 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, इंक्लूडेड, उसमें शामिल है द राइट टू फूड, उसमें जो खाने का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, वो भी शामिल है। द स्टेट
excuse that it did not have adequate funds. और जो स्टेट जो राज्य है, द स्टेट्स एक्सक्यूज, राज्य ने कहा या राज्य ने बहाना बनाया या यूं कहे कि राज्यों ने दलील दी दैट इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स, कि उनके पास में पर्याप्त रूप से धन नहीं है, पैसा नहीं था, वाज शोन टू बी रॉन्ग, तो उसे भी गलत करार दे दिया गया कोर्ट के द्वारा। बिकॉज क्योंकि द गोडाउन्स वर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स, क्योंकि उनके जो गोदाम थे वो अनाजों से ओवरफ्लो थे, यानी बहुत भरे हुए थे। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट्स हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। अब जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक आदेश दिया कि जो राज्य हैं हैड टू ड्यूटी, उनका ये कर्तव्य है कि वो सभी लोगों को खाना प्रोवाइड करवाए। It therefore directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops and to provide midday meals to children. It therefore, और इसीलिए जो न्यायालय थे उन्होंने डायरेक्टेड द गवर्नमेंट, सरकार को डायरेक्ट किया, सरकार को आदेश दिया टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, कि जो नए जो एम्प्लॉयमेंट है, नए रोजगार वो दिए जाएं और नए रोजगार पैदा किया जाए। टू प्रोवाइड फूड, और जो खाना है वो प्रदान किया जाए एट चीपर प्राइसेस, सस्ती कीमतों पर, थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप्स, कि जो सरकार की जो राशन की दुकानें हैं वहां पर लोगों को सस्ते में खाना उपलब्ध करवाया जाए। एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन, और बच्चों को मिड डे मील, दोपहर का भोजन भी स्कूलों में प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वो नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। इट आल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके अलावा इट आल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स, कि इसके अलावा 2 खाद्य जो कमिश्नर थे, जो आयुक्त थे, उनको भी नियुक्त किया गया टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, कि जो योजनाएं थी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जो सरकारी योजनाएं थी उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी उनके क्रियान्वयन के बारे में, इनके क्रियान्वयन के लिए, उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देने के लिए 2 खाद्य कमिश्नर भी नियुक्त किए गए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पेज नंबर 62 पे इससे आगे का जो हमारा चैप्टर है उसे रीड करेंगे। ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया है आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तब तक के लिए जितना रीड करवाया है उसको आप रीड कीजिए, और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से चला करके दोबारा देखें। आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो आए आपके कोर्स रिलेवेंट तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।